हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत विभव। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्थिर विद्युत विभव, विभवांतर और स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया गया है। लेकिन ये टॉपिक इस बार कोर्स में नहीं है। एक सामान्य सा परिचय लेके चलते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी आवेश या आवेश विन्यास अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र उसके चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। ठीक है। अब यदि हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाना चाहें, ठीक है, तो हमें बाह्य कार्य करना होगा और ये कार्य ही, तो किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है। अगर हम बात विभव की करें तो किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को लाने में किया गया कार्य और उस आवेश के परिमाण के अनुपात को हम विभव के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है। यानी कि विभव किसके बराबर होता है? कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात। ऐसा ही आपने पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में, गुरुत्वाकर्षण संबंधी पाठ है, वहाँ पे हम पहले स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। स्थितिज ऊर्जा यही होती है कि किसी पिंड को किसी अन्य पिंड के गुरुत्व या क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। ठीक है। और विभव होता है कार्य बटे उस पिंड का द्रव्यमान। ठीक, लगभग वही स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर विभव क्या होगा? किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश का परिमाण। ठीक है। तो इस आधार पर हम इसको परिभाषित करते हैं, विद्युत विभव और विभवांतर को। ठीक है। अनंत पर यहाँ पर विभव क्या होता है? जीरो माना जाता है। और परिभाषित इसी तरह से किया जाता है कि आवेश को, अगर हम विभव की बात करें, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के परिमाण के अनुपात को हम स्थिर विद्युत विभव के रूप में परिभाषित करते हैं। विभवांतर की बात करें तो जैसे विभव में अंतर, यानी कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश के परिमाण के अनुपात को हम विभवांतर के रूप में परिभाषित करते हैं। तो हम उसकी सामान्य सी परिभाषाएं देख लेते हैं, मात्रक वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि पूरा पाठ आधारित है विभव पर ही। ठीक है। लेकिन ये टॉपिक अभी कोर्स में नहीं है इस बार। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम स्थिर विद्युत विभव की। तो स्थिर विद्युत विभव क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर आप विभव ज्ञात कर रहे हैं, उस बिंदु के लिए विभव क्या होगा? ये होगा अनंत से किसी परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के तुल्य होता है। यानी कि वी बराबर होगा W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। अब यहाँ पे ये विशेष चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर कार्य बाह्य बल करता है तो विभव धनात्मक होगा, लेकिन कार्य अगर विद्युत क्षेत्र कर रहा है, अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को छोड़ दें तो विद्युत क्षेत्र के कारण वो विद्युत क्षेत्र की दिशा या उसकी विपरीत दिशा में स्थानांतरित होगा। निर्भर करेगा आवेशों की प्रकृति पर। लेकिन अगर कार्य विद्युत क्षेत्र कर रहा है तो कार्य हमेशा ऋणात्मक माना जाएगा। तो अगर बाह्य कार्य की बात करें तो W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, और अगर विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है तो V बराबर माइनस WE अपॉन Q नॉट, मात्रक वोल्ट। अब बात कर रहे हैं स्थिर विद्युत विभवांतर की। तो ये हो गया आपका विभव का कि अनंत से आप विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर आप विद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तब क्या स्थिति होगी? तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य एवं उस आवेश के परिमाण के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के रूप में परिभाषित करते हैं। मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है किसी आवेश विन्यास के कारण। मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र जिसको मैं ई वेक्टर से दर्शा रहा हूँ, और यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक को दर्शा रहे हैं बी से, एक को दर्शा रहे हैं ए से। ठीक है। और मान लीजिए इस तरफ ये आपका अनंत है। अगर मैं किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से बी तक लेके आऊँ तो यहाँ पर जो इसका विभव होता है वो वी बी है, और अगर अनंत से ए तक लेके आऊँ तो यहाँ पर विभव वी ए होता है। अब मैं ये कर रहा हूँ
कि उसी परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लेके आ रहे हो, तो विभव में परिवर्तन कितना हुआ? यहाँ पे पहले वी था और यहाँ पे कितना था? वी ए, यानी कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो विभव में परिवर्तन कितना हुआ? बी टू ए, यानी कि इसका मान कितना? वी बी से वी ए। तो अंतर कितना आया? तो अंतर होगा वी ए माइनस वी बी, और ये किसके बराबर होगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब अगर हम ये मान के चले कि कार्य बाह्य बल नहीं कर रहा है, कार्य विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल द्वारा किया जा रहा है, जिसको हम डब्ल्यू ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस विभवांतर को हम इस तरह लिखेंगे वी ए माइनस वी बी बराबर माइनस डब्ल्यू ई अपॉन क्यू नॉट मात्रक वोल्ट। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, और इनका हम प्रयोग भी करते हैं। जो आपका विद्युत विभव है या विभवांतर है, एक अदिश राशि है। मात्रक होता है इसका एसआई मात्रक वोल्ट, और विद्युत विभव या विभवांतर दो राशियों पर निर्भर करता है, कार्य बटे आवेश। तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इस तरह से एक जूल पर कूलाम ये बराबर होता है एक वोल्ट के। वीमा, इसकी वीमा होती है M1L2T-3 A-1। CGS पद्धति में अगर हम मात्रक की बात करें तो वो होता है स्टेट वोल्ट। विद्युत चुम्बकीय मात्रक की बात करें तो वो होता है एब वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट ये बराबर होता है 1/300 स्टेट वोल्ट, और 1 वोल्ट अगर विद्युत चुम्बकीय मात्रक की बात करें तो ये होता है 10⁸ एब वोल्ट। ठीक है, और एक स्टेट वोल्ट और एब वोल्ट में क्या संबंध होता है? तो एक स्टेट वोल्ट ये बराबर होता है 3 × 10⁻10 एब वोल्ट के। तो ये मात्रक होता है, इनमें संबंध होता है। इसके बाद अन्य तथ्य, परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज आप ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पे विभव जो उत्पन्न हो रहा है वो विद्युत बल के कारण उत्पन्न हो रहा है, और विद्युत बल एक संरक्षी बल है, और संरक्षी बल के अंतर्गत किया गया कार्य, एक बंद पथ में किया गया कार्य कभी भी बंद पथ में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। वही अवस्था यहाँ पर है, यहाँ पे बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, अर्थात आप आवेश को लाने में कोई सा ही पथ प्रयोग कर सकते हैं, ये पथ पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि ये आपका बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और अगर आवेश को मैं बी से ए पर लेके जा रहा हूँ, मैं इस पथ से ले जाऊँ, इस पथ से ले जाऊँ, मैं इसको इस तरह से यहाँ पर ले आऊँ, तो मेरा पथ कोई सा भी हो, ठीक है, मैं किसी भी पथ से इसको लेके आ जाऊँ, तो आवेश को लाने में किया गया जो कार्य होगा W, चाहे वो एक्सटर्नल हो या विद्युत बल के द्वारा हम कहें, वो कभी भी इस पथ पर निर्भर नहीं करता। और यही कारण होता है कि जो आपका विद्युत विभव है वह अदिश राशि होता है। ठीक है, क्योंकि ये कूलाम के नियम यानी कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, और व्युत्क्रम वर्ग का नियम एक संरक्षी बल है। और अभी बताया संरक्षी बलों के अंतर्गत किए गए कार्य का मान उस आवेश, यहाँ पे हम आवेश की बात कर रहे हैं, 11वीं में हमने पढ़ा था पिंड की, उसको लाए जाने वाले पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे कि अगर कार्य बाह्य बल कर रहा है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आवेश को लाने में, W एक्सटर्नल, तो कार्य हमेशा क्या लेंगे? धनात्मक। लेकिन अगर कार्य विद्युत क्षेत्र कर रहा है तो किया गया कार्य हम क्या लेंगे? ऋणात्मक। और अधिकतर इस चैप्टर में जितनी भी डेरिवेशन की गई है वो यही मानकर की गई है कि कार्य यहाँ पर विद्युत बल कर रहा है। ठीक है, और अनंत पर विभव हमेशा शून्य माने, स्थितिज ऊर्जा भी आपकी शून्य होती है और विभव भी शून्य होता है। तो ये कुछ तथ्य थे विद्युत विभव से संबंधित जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम शुरू करते हैं जो आपका चैप्टर है, जो आपके टॉपिक है। तो सर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये कह लीजिए इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक आपके इसमें नहीं था लेकिन ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए क्योंकि कई जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। ठीक है, कि हम विद्युत क्षेत्र की सहायता से विद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है, तो हम एक विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं ऐसा मान, जिसको हम दर्शा रहे हैं किससे? ई वेक्टर से। आप इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, एक बिंदु को हम दर्शा रहे हैं ए से और एक को दर्शा रहे हैं हम बी से। अब कोई परीक्षण आवेश है Q नोट, इसको इस विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए पर छोड़ दिया जाता है,
और ये किसी पथ का अनुसरण करता हुआ ए से बी तक पहुंचता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि किया गया कार्य आवेश को लाए जाने वाले पथ पर निर्भर नहीं करता। और आपको माइंड में ये रखना है कि यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, आपका विद्युत बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये ए से बी तक स्थानांतरित होता है और मान लीजिए इस पथ के अनुसार स्थानांतरित होता है। अब इस पथ को मैं छोटे छोटे अल्पांशों में या कह लीजिए अल्प लंबाइयों में विभक्त कर लेता हूँ और एक अल्पांश की लंबाई को मैं दर्शा रहा हूँ dl से। अब यहाँ पे किसी भी बिंदु पर अगर हम देखें या किसी भी अल्पांश के लिए देखें तो क्यू नॉट पर जो विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, क्योंकि इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये स्थानांतरित हो रहा है, उसको हम दर्शा रहे हैं ई वेक्टर से, और क्यू नॉट और ई वेक्टर के मध्य कुछ कोण होगा। ठीक है, क्योंकि एल वेक्टर किस दिशा में होगा, एल वेक्टर होगा इस अल्पांश की दिशा में। ठीक है, अब ये स्थानांतरित हो रहा है ए से बी तक, तो हमें क्या करना है, कार्य ज्ञात करना है, क्योंकि हमें विभव ज्ञात करना है, विभवांतर कितना हुआ, और उसके आधार पर हमें विभव को परिभाषित करना है, विद्युत क्षेत्र के आधार पर विद्युत विभव को। तो पहले हम विभवांतर को परिभाषित करेंगे इसके आधार पर, और उसके बाद विद्युत विभव को परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि असमान विद्युत क्षेत्र हम लेके चल रहे हैं, एक समान हमने नहीं लिया है, तो असमान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूरे पथ को छोटे छोटे अल्पांशों में यानी कि अल्प लंबाइयों में विभक्त कर लेते हैं, अल्पांशों में, और किसी एक अल्पांश के लिए हम ये मान सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र लगभग एक समान है। ठीक है, तो इस आवेश पर कार्यकारी विद्युत बल कितना होगा जब यह स्थानांतरित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, विद्युत बल कार्य कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ई वेक्टर बराबर किसके होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ वेक्टर किसके बराबर होगा, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। तो यहाँ पे इसी तरह से एफ वी किसके बराबर आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर के। क्लियर है। अब हम एक अल्पांश ले रहे हैं क्योंकि हमें कार्य ज्ञात करना है ए से बी तक। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे पथ को अल्पांशों में विभक्त माना, किसी एक अल्पांश के लिए हम कार्य का मान ज्ञात करनी और फिर इसका समाकलन कर देंगे ए टू बी, तो हमें पूरे पथ के लिए कार्य का मान मिल जाएगा। क्योंकि प्रत्येक अवस्था में आपको जो बल है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र असमान है यानी कि बल का मान असमान होगा, कार्य असमान होगा, तो उस अवस्था के लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरे पथ को अल्पांशों में विभक्त माने और किसी एक अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, समान। जब एक के लिए मान प्राप्त हो जाएगा तो हम इसका समाकलन कर देंगे ए टू बी। तो अल्प विस्थापन में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य तो सारे डी डब्ल्यू से, ये किसके बराबर होगा, एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए एफ वेक्टर, क्योंकि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा उसी दिशा में विद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, तो एफ वेक्टर और जो आपका इसका स्थानांतरण है ये किसकी दिशा में होगा, अल्पांश की दिशा में होगा, तो एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब एफ वेक्टर का मान कितना है, क्यू नॉट ई वेक्टर, क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्प कार्य किसके द्वारा इसको स्थानांतरित करने में, इस अल्पांश में विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य। अब हमें ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र जो आंसर तक हम अध्ययन कर रहे हैं, ए टू बी तक अध्ययन कर रहे हैं, तो किया गया ए से बी तक ले जाने में किया गया कुल कार्य डब्ल्यू ई, ये समाकलन हो जाएगा किसका, डी डब्ल्यू का, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो आपका डब्ल्यू ई बराबर समाकलन ए टू बी क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर किसे, क्यू नॉट ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब विभवांतर की परिभाषा से, क्योंकि हम ए टू बी बात कर रहे हैं, तो विभवांतर की परिभाषा जैसे विभवांतर आपको अभी बताया मैंने, ये किसके बराबर होगा, वी ए माइनस वी बी, ये बराबर किसके होता है, माइनस डब्ल्यू ई, क्योंकि यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है, तो माइनस डब्ल्यू ई अपॉन क्यू नॉट, तो सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वी बी माइनस वी ए, क्योंकि ए टू बी जा रहा है, वी बी माइनस वी ए, ये बराबर किसके आएगा, माइनस क्यू नॉट अपॉन, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, वी बी माइनस वी ए, डब्ल्यू ई माइनस डब्ल्यू ई, और माइनस डब्ल्यू ई का मान क्या है, माइनस क्यू नॉट समाकलन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अपॉन आवेश का परिमाण यानी क्यू नॉट। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो वी बी माइनस वी ए ये आएगा माइनस समाकलन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो ये हो गया विभवांतर का मान। तो जहाँ पर भी हमें किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात करना होगा, हम इस सूत्र को प्रयोग करेंगे, ए टू बी वेक्टर माइनस ए टू बी समाकलन है ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की स्थानांतरण हो रहा है ए से बी तक। क्लियर है। अब हमें ज्ञात करना है विभव, और विभव की परिभाषा से आप जानते हैं कि आवेश को कहाँ से लेके आया जाता है, अनंत से। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि बिंदु ए यहाँ पर ना होकर अनंत पर हो, और अनंत पर विभव का मान कितना होता है, 0।
ठीक है। अब ये अवस्था अगर हम इस समीकरण में, यानी कि वी ए का मान 0 और ए की जगह हम क्या ले रहे हैं इन्फिनिटी, तो किसी बिंदु बी के लिए वी बी विभव का मान वी बी किसके बराबर आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर के। ठीक है। अब अगर हम बिंदु बी को, ठीक है, एक स्वैच्छिक बिंदु माने कि ये कहीं पर भी हो सकता है, तो व्यापक रूप से इस संबंध को हम कैसे लिख सकते हैं कि किसी बिंदु पर विभव, स्वैच्छिक बिंदु पर, ये बराबर किसके होगा, माइनस समाकलन इन्फिनिटी टू आर, जहाँ पे बी को मैं आर से दर्शा रहा हूँ, आर दूरी है, उस आवेश या आवेश विन्यास से ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो ये विद्युत विभव का मान हो जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं, विभवांतर वाला भी और विभव का भी। अधिकतर जितनी भी हम डेरिवेशन करेंगे उन सभी डेरिवेशन में हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो मान लीजिए एक आवेश विन्यास है जिसको हम दर्शा रहे हैं प्लस क्यू आवेश से, और इसके कारण इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा, और इसके कारण हमें इस विद्युत क्षेत्र में बिंदु पी पर हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव का मान। अब हम क्या करेंगे, एकांक परीक्षण आवेश, दो तरीके होते हैं कि आप अनंत से बिंदु पी तक एकांक परीक्षण आवेश को लेके आइए और उसमें किए गए कार्य और आवेश का आवेश के परिमाण का अनुपात ज्ञात कर लीजिए, विभव आपको मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका होगा कि यहाँ पे कार्य बाह्य बल ना कर कर कौन कर रहा हो, क्योंकि जब आप अनंत से लेके आओगे तो बाह्य बल कार्य करेगा, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा तो आवेश ही परीक्षण आवेश यहाँ से स्थानांतरित होगा, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। यहाँ पे जो डेरिवेशन है हमारे कोर्स में वो इसी प्रकार है कि कार्य कौन कर रहा है, विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है। तो हमें पी बिंदु पर ज्ञात करना है कि विभव का मान क्या होगा। अगर इस विद्युत क्षेत्र में मैं कोई परीक्षण आवेश छोड़ दूं तो उस पर एक बल लगेगा, धनात्मक परीक्षण आवेश, और ये प्रतिकर्षण बल होगा, और जिस दिशा में यह स्थानांतरित होगा उसी मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसके अभिलंबत यह स्थानांतरित होगा। तो यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पे एक परीक्षण आवेश छोड़ दे तो वह स्थानांतरित होता चला जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है। तो यहाँ पे इस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत बल की दिशा दोनों समान होगी, क्योंकि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है उसी दिशा में विद्युत बल होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पद को अल्पांशों में विभक्त कर रहे हैं। ठीक है। और अल्पांश को जिसको हम किससे दर्शाते हैं, डीएल से, क्योंकि हम यहाँ पे दूरी आर से ले रहे हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि डीएल जो अल्पवकलीय विस्थापन है उसको मैं किससे दर्शा रहा हूँ, डी आर से दर्शा रहा हूँ। ठीक है। अब स्थानांतरण कहाँ से हो रहा है, बिंदु पी से कहाँ तक, अनंत तक, यानी कि इस आवेश से जो दूरी है बिंदु पी की वो आर पी, यानी कि इस दूरी से आर पी से स्थानांतरण कहाँ तक हो रहा है, अनंत तक। तो आर पी व इन्फिनिटी के बीच में जो विस्थापन हो रहा है उसके लिए आपकी विभवांतर की समीकरण से, विभवांतर की समीकरण आप जानते हैं, अभी आपको बताया था, आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। विभवांतर की समीकरण क्या है, अभी आपको बताया कि अगर स्थानांतरण ए टू बी हो रहा हो तो वी बी माइनस वी ए, ये बराबर किसके आता है, माइनस ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब स्थानांतरण उस अवस्था में कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, आर पी टू इन्फिनिटी, यानी कि वी बी यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी, वी इन्फिनिटी, और वी ए क्या है आपका, ये आर पी दूरी है। ठीक है। ये अभी तो अब ले रहे हैं, तो अब इस समीकरण से ये क्या आ जाएगा, वी इन्फिनिटी माइनस वी पी, ये बराबर इसके माइनस समाकलन कहाँ से करें, आर पी टू इन्फिनिटी ई वेक्टर डॉट डी एल, और डी एल की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, डी आर वेक्टर, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं डी आर वेक्टर। क्लियर है। अब आगे इसको सरल करते हैं, समाकलन आर पी टू इन्फिनिटी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अगर आप देखें तो दोनों की दिशाएं एक ही है, यानी कि ई डी आर कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये यानी क्या आ जाएगा, कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो सीधे सीधे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई डी आर। क्लियर है। अब वी इन्फिनिटी अनंत पर जो विभव होता है वो हमेशा शून्य होता है, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 0 माइनस वी पी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी आर पी टू इन्फिनिटी ई डी आर। ठीक है। अब वी पी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो वी पी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ आपका समाकलन आर पी टू इन्फिनिटी ई डी आर के। ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे ई का मान चाहिए, परिमाण चाहिए, तो आप ध्यान दीजिए कि इस आवेश विन्यास के कारण बिंदु पी पर विभव का मान क्या होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर पी स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये तो कांस्टेंट है, तो ये समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो वी पे बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू
समाकलन से बाहर समाकलन हो जाएगा आर पी टू इन्फिनिटी 1/r² dr। क्लियर। अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो जब हम इसका समाकलन करेंगे यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला होगा समाकलन या इंटीग्रेशन 1/x² dx, और ये किसके बराबर आता है, इक्वल आता है -1/x। तो इस तरह से ये आ जाएगा Vp बराबर Q 4πε0, इस इंटीग्रेशन से या समाकलन से बाहर था, और 1/rp² का समाकलन होगा तो ये आएगा -1/rp। अपर लिमिट आपकी इन्फिनिटी और जो लोअर लिमिट है वो आपकी rp है। अब हम लिमिट लेंगे तो Vp बराबर आ जाएगा Q/4πε0 1/∞ माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/rp। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0 होती है तो केवल क्या बचेगा 1/rp। तो Vp बराबर किसका जाएगा 1/4πε0 Q/rp वोल्ट, ठीक है। अगर हम P को कोई स्वैच्छिक बिंदु मान लें और स्वैच्छिक बिंदु जिसकी आपकी आवेश विन्यास से या आवेश से जो दूरी है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो दूरी है वो r है, तो अगर P कोई स्वैच्छिक बिंदु है तो V बराबर किसका आएगा 1/4πε0 Q/r वोल्ट, ठीक है। अगर हम ऋणात्मक आवेश लें तो विभव का मान भी ऋणात्मक हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 1/4πε Q/r। अगर हम माध्यम परावैद्युत ले रहे हैं वायु या निर्वात के स्थान पर तो ε0 के साथ क्या आ जाएगा εr, या इन दोनों के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, हम इन दोनों के स्थान पर एप्सिलॉन भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि Vm बराबर किसको हो जाएगा 1/4π या ε0 εr Q/r, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें इस समीकरण और इस समीकरण की हम तुलना करें तो किसी परावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत विभव का मान वायु या निर्वात के लिए विद्युत विभव के मान बटे आपका εr इनके अनुपात के तुल्य होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर देखें इसी सूत्र से तो यहाँ पे 1/4πε0 और Q ये कांस्टेंट है, तो V व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा R के, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ लेते हैं ये ग्राफ इस तरह से आता है V और R के मध्य, यानी कि V व्युत्क्रमानुपाती होता है R के, यानी कि जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र में विभव का मान कम होता जाएगा, ठीक है। टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आवेशों के कारण हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आवेशों की निकाय के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है कि परिवेश में आपके अनेक आवेश उपस्थित हों तो उनके कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा। हम जानते हैं विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। तो अगर अनेक आवेश हैं और उनके कारण हम विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, कि विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो अभी आपको बताया कि विभव एक अदिश राशि है, तो परिणामी विभव अगर हम ज्ञात करें तो उन सभी विभवों के अदिश योग के तुल्य होगा, ठीक है। तो इसी नियम का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। मान लीजिए परिवेश में अनेक आवेश उपस्थित है जिनको हम दर्शा रहे हैं Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, और इनके कारण किसी बिंदु जिसको हम दर्शा रहे हैं P पर परिणामी विभव का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए परिणाम यहाँ पर हम जिस बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं वहाँ पर हम कोई परीक्षण आवेश ले लेते हैं, ठीक है, और इस बिंदु की इनसे दूरी R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn है, तो इन सभी के कारण यहाँ पर परिणामी विभव कितना होगा, ठीक है। हम मान के चले कि Q1 के कारण यहाँ पर विभव V1 है, Q2 के कारण V2 है, Q3 के कारण V3 है, Q4 के कारण V4 है, और इसी प्रकार Qn के कारण आपका Vn है। तो परिणामी विभव इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभवों के अलग अलग विभव जो भी उत्पन्न होंगे उन सभी के अदिश योग के तुल्य होगा, यानी कि V बराबर किसके आएगा V1 + V2 + V3 एंड सो ऑन Vn के। अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें तो V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q1/R1 प्लस इसी तरह से 1/4πε0 Q/R2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और आपका व्यापक पद के लिए 1/4πε0 Qn/Rn, यहाँ से 1/4πε0 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा Q1/R1 Q2/R2 एंड सो ऑन Qn/Rn, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं V बराबर 1/4πε0
सिग्मा आई बराबर 1 से लेके n तक क्यू आई अपॉन आर आई। ठीक है, तो ये नियम हो जाता है आपका आवेशों की निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव। इस नियम को प्रयोग करते हुए, क्योंकि एक तरह से अध्यारोपण की तरह ही है ये, हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर आवेश धनात्मक है तो विभव का चिन्ह आपको धनात्मक लेना है, और अगर आवेश ऋणात्मक है तो जो विभव का चिन्ह लेना है आपको वो ऋण चिन्ह लेना है, ऋणात्मक चिन्ह लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, और ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके आते भी हैं, और ये टॉपिक भी आपका आया है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो इसे आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम एक विद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं, दर्शा रहे हैं ए बी से। ठीक है, जिसके आवेशों के मध्य की जो दूरी है उसको 2a से दर्शा रहे हैं, केंद्र इसका O है, और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो P वेक्टर है। अब इस द्विध्रुव के कारण हमें इसके केंद्र से r थीटा, यानी कि दूरी यहाँ पे r है, और इसके अक्ष के साथ जो ये कोण बना रहा है उसको हम थीटा से दर्शा रहे हैं, ये रहा थीटा। इस दूरी पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये चित्र हम इस तरह से ले लेते हैं, ये अक्ष, ये इसके निरक्ष, एक्स अक्ष यहाँ पे अक्ष को दर्शा रहा है, वाई अक्ष निरक्ष को दर्शा रहा है, और एक्स के साथ थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर जो बिंदु पी है, यानी कि आर थीटा स्थिति के लिए हमें विभव का मान ज्ञात करना है। अब हम विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं, और यहाँ पर दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा माइनस क्यू आवेश है। अब इनसे बिंदु पी की दूरी क्या होगी, मान लेते हैं कि क्यू प्लस क्यू आवेश से इसकी दूरी r1 है और इससे इसकी दूरी r2 है। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव ये किसके बराबर होगा, v1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r1, समीकरण नंबर 1 कह रहा हूँ। और इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी पर विभव v2, और v2 बराबर किसका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन r2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब बिंदु पी पर परिणामी विभव किसके बराबर होगा, अभी पीछे हमने पढ़ा, आपका आवेशों के निकाय के कारण, यानी कि अगर आपके दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हों तो किसी बिंदु पर विभव उन आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग विभवों के अदिश योग के तुल्य होता है। ठीक है, या बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो यहाँ पर परिणामी विभव v किसके बराबर आएगा, v1 प्लस v2 के। अब हम ये दोनों मान रख देते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 1/r1 माइनस 1/r2। आगे सरल करते हैं तो ये आ जाता है v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2। यहाँ पे हम एलसीएम लेके इसको सरल करते हैं। अब ये हमारे पास मान लीजिए समीकरणों में मैं बोल रहा हूँ समीकरण नंबर 4, ये समीकरण हमारे पास आ जाती है। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हमें v का मान चाहिए तो हमें r2 माइनस r1 और r1 r2 इनका मान चाहिए। ठीक है, अब इनका मान निकालने के लिए हम ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, बिंदु, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि हमने माना है कि ये दूरी r1 है, ये दूरी r2 है, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा और इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, उसका मान क्या होगा। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से r पर लंब डालते हैं। तो हम डाल रहे हैं, एक लंब है bn और दूसरा लंब है an, ये लंब डालते हैं 90 डिग्री। ये दूरी हमें पता है a है और ये दूरी भी a है। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण क्योंकि थीटा था तो ये थीटा है, और ये कोण भी आपका क्या है, थीटा है, यानी कि ये हमें समकोण त्रिभुज मिल गए। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जो द्विध्रुव होता है, यहाँ पर जो ये दूरी होती है a r की तुलना में काफ़ी छोटी होती है, यानी कि 2a का जो मान है वो काफ़ी छोटा है किसकी तुलना में, r की तुलना में। ठीक है, तो r का मान जितना ज़्यादा होगा ये बनने वाला कोण उतना ही छोटा होगा, उतना ही अल्प होगा, अति अल्प कोण। ठीक है, अब थीटा का मान जितना अल्प होगा तो आप ध्यान दीजिए कि जो r1 है उतना ही नियर बाय, क्योंकि अगर ये चीज़ छोटी हो रही है, ये चीज़ बढ़ रही है, तो आपका जो ये लंब है यानी कि r1 उतना ही नियर बाय होगा किसके, r के, और r2 नियर बाय होगा किसके, pn के। ठीक है, इसी चीज़ का हम प्रयोग करते हैं कि यहाँ पर आप ध्यान रखिएंगे कि अगर द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, 2a का मान काफ़ी कम है r से, थीटा अति अल्प है, तो उस स्थिति में r1 बराबर होगा r के, यानी कि हम कह सकते हैं
कि आपका बी पी ये बराबर होगा एम पी के, यानी कि ये दूरी बराबर होगी इस दूरी के, ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यही अवस्था हम लेके चलें तो R2 बराबर होगा किसके, पी एन के। R2 पी एन किसके बराबर है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक आपकी R है, यानी कि R प्लस ओ एन के। तो यही चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो R2 का मान R प्लस ओ एन से ज्ञात कर लेंगे, और अगर हम R1 का मान ज्ञात करें जैसे अभी बताया कि ये आपका बी पी बराबर होगा किसके, पी एम के, और ये दूरी पूरी R है, तो पी एम किसके बराबर होगा, ये होगा आपका ओ पी माइनस ओ एम। तो इस तरीके से हम R1 R2 का मान ज्ञात करते हैं ज्यामिति से। क्लियर। अब यही अवस्था में आगे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे R1 का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया था R1 किसके बराबर आएगा, ओ पी माइनस ओ एम। ओ पी आर है, ओ एम का मान निकालें आपका त्रिकोणमिति की सहायता से, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, ए कोस थीटा के। तो R1 किसके बराबर आ गया, R माइनस ए कोस थीटा। इसी तरह से हम R2 अभी बताया था किसके बराबर होगा, ओ पी प्लस ओ एन के, इन दोनों के योग के, यानी कि R प्लस ओ एन के। तो R प्लस ओ एन का मान हम निकालेंगे, ये भी मान किसके बराबर आएगा, ए कोस थीटा के। तो इसको कह रहे हैं समीकरण नंबर 5 और इसको समीकरण नंबर 6। अब हमें मान किसका चाहिए था, R2 माइनस R1 का। तो इन दोनों समीकरण से अब R2 माइनस R1 करते हैं, तो R से R कैंसिल हो जाता है, ये दोनों पद जुड़ जाते हैं, तो ये मान किसके बराबर होता है, 2a कोस थीटा के। उसके बाद मान ज्ञात करना है R1 R2 का। तो एक कोस्ट में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, दूसरे कोस्ट में आपके एक कोस्ट में जुड़ रहे हैं, दूसरे कोस्ट में घट रहे हैं, यानी कि दो वर्गों के अंतर का सूत्र हो जाएगा, यानी कि R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा के। अभी आपको बताया था कि यहाँ पे R का मान काफ़ी अधिक है किससे, ए से। तो आपका R स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सॉरी ए स्क्वायर कोस थीटा, ये क्या होगा, नगण्य, क्योंकि थीटा का मान क्या है, काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये मान क्या हो जाता है आपका, नगण्य हो जाता है। अब ये मान नगण्य हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नगण्य हो जाएगा। अब ये मान जब नगण्य होगा तो हम मान सकते हैं कि R1 इंटू R2 ये बराबर किसके है, R स्क्वायर के। तो इस तरह से हमें मान मिल जाता है R1 R2 का भी, और मान मिल जाता है R2 माइनस R1 का भी। अब इन समीकरणों से ये मान समीकरण 4 में रखने पर तो v बराबर आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 2a कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब 2a को हम क्यू के साथ ले लेते हैं कि हम जानते हैं p वेक्टर ये बराबर होता है q इंटू 2a के, ठीक है। तो हम q इंटू 2a को साथ ले लेते हैं, ये समीकरण आपकी हो जाती है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर के, मात्रक वोल्ट। तो ये आपका विभव का मान आ जाता है विद्युत द्विध्रुव के कारण R थीटा स्थिति के लिए विद्युत विभव का मान। अब हम जानते हैं p वेक्टर डॉट r वेक्टर बराबर किसके होता है, पी आर कोस थीटा के। अगर p कोस थीटा का हम यहाँ पे मान रखें तो वो किसके बराबर आएगा, p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r। अब ये मान अगर हम यहाँ पुट कर दें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r की पावर 3, क्योंकि r स्क्वायर पहले से था, r की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका मान आ जाता है। इसको हम सदिश रूप में इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं, सॉरी सदिश गुणनफल के रूप में इस तरह भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि v तो अदिश राशि है, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इस तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। दो सदिश राशियाँ हैं, इनके अदिश गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। मैंने पहले गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। इसके बाद मान ज्ञात करने अक्षीय स्थिति और निरक्ष के लिए। अगर अक्षीय स्थिति की बात करें तो आप ध्यान दीजिए, अक्षीय स्थिति की हम बात कर रहे हैं, और अगर हम विद्युत द्विध्रुव बोले तो अक्ष किधर है, एक्स अक्ष की दिशा में। तो यहाँ पे अगर इस दिशा में ज्ञात करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अक्षीय स्थिति में 0 डिग्री। और अगर हम वाई अक्ष के अनुदिश निरक्ष में ज्ञात करें तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो इस अवस्था का हम ध्यान रखेंगे। तो इसको ध्यान रखते हुए हम इसको मान ज्ञात करेंगे। तो अक्षीय स्थिति के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो v का मान क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर वोल्ट के। और निरक्ष के लिए थीटा का मान 90 डिग्री है और cos 90 का मान 0 होता है, इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो निरक्ष में विद्युत विभव का मान द्विध्रुव के कारण वो 0 होता है, और अक्षीय स्थिति में इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर होता है।
तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।